Welcome students. Now we are starting our lecture number 7 for the electrochemistry. So in our previous lecture we left at half cell reaction and overall cell reaction. We left over here in the previous lecture what is half cell, that is an electrode, what is the reaction taking place on it is called, that is oxidation half cell reaction or reduction half cell reaction, and the overall reaction is the sum of the two half cell reactions. Now let us discuss what is salt bridge. In our last lecture we draw the electrochemical cell as having two beakers in which there were solutions of electrolytes, and these solutions were having a metal rod dipped in it. We dipped a metal rod in these solutions and connected the two solutions by means of a device which we called over there as salt bridge. This was our salt bridge. We connected these two with the help of a galvanometer and a key. Now we are going to discuss what is the function of salt bridge and how it is prepared. सॉल्ट ब्रिज क्या क्या काम करता है इस सेल में और इसके क्या क्या कैसे इसको बनाया जा सकता है. अगर हमारा ये सॉल्ट ब्रिज ना हो देन व्हाट विल हैपन. अगर हम ये सॉल्ट ब्रिज ना लगाएं, एक बीकर में सॉल्यूशन लिया, उसमें एक मेटल रॉड डिप की, दूसरे बीकर में दूसरे मेटल की रॉड डिप की और दोनों रॉड्स को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल वायर, देन देयर इज नो क्लोज सर्किट. अगर इसको हम नहीं करेंगे, अगर ये सॉल्ट ब्रिज, ये दोनों सॉल्यूशन आपस में इंटरनली कनेक्टेड नहीं होंगे तो आपका क्लोज सर्किट पूरा नहीं होगा. सो योर सेल विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली. Momentally you may get some deflection, but it will not be working for a long time. Why it is so? Because the cell will get polarized. इस पे हमने जैसे जिंक रॉड पे, ये हमारी जिंक रॉड थी, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो हमने कहा था इसके अंदर जो है क्या रिएक्शन हो रही है कि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म जिंक आयंस. These ions are going into the solution and the electrons are flowing in the external circuit. So जैसे जैसे ये रिएक्शन चलेगी वैसे वैसे यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जिंक आयन कंसंट्रेशन विल बिकम मोर देन द सल्फेट आयंस. Initially we when took this zinc sulfate solution, the number of zinc ion and sulfate ion in the solution are equal. Solution is electrically neutral. But जैसे जैसे ये रिएक्शन चलेगी आपकी एनोड के ऊपर, जिंक प्लस आयन की फॉर्मेशन होगी, वो सॉल्यूशन में जाएंगे तो जिंक आयन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाएंगे कंपैरेटिव टू सल्फेट आयंस. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अवे फ्रॉम इट. सिमिलरली इधर अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट में, ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये हमारी कॉपर रोड थी, तो यहां क्या हो रहा था, कॉपर वाज गेटिंग रिड्यूस्ड टू मेटालिक कॉपर. तो इधर क्या हो रहा था, आपका कॉपर आयन लगातार जो है वो डिपॉजिट हो रहा था, तो थोड़ी देर में क्या होगा, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाएगी, आपके सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी. किससे, क्यूप्रिक आयन की कंसंट्रेशन से. तो दिस सॉल्यूशन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड. व्हेन सच ए सिचुएशन अराइजेस in an electrochemical cell, when there is a charge separation in the two different half cells of a cell, electrochemical cell, we say that cell has polarized. Cell has polarized. That is, this phenomena is called
पोलराइजेशन ऑफ सेल, और हम कह सकते हैं दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ सेल। एंड वंस द पोलराइजेशन ऑफ सेल अकर्स, there will be no flow. When we complete the circuit, electrical circuit, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तब भी ये स्थिति अराइज करेगी, लेकिन दैट कैन बी मिनिमाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली हमारे इस सेल के अंदर क्या काम करता है? जो सॉल्ट ब्रिज है दैट serves following purposes. First, it completes electrical circuit. It completes electrical circuit. ये आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है बाय कनेक्टिंग द टू सॉल्यूशंस। दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करके आपस में एक कंप्लीट क्लोज सर्किट बनाता है। और किसी भी करंट के फ्लो के लिए ये जरूरी है कि आपका जो सर्किट है दैट शुड बी क्लोज्ड, लूप बननी चाहिए उसके अंदर। दूसरा, अभी मैंने बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज देयर मे अकर पोलराइजेशन ऑफ द सेल। यहां पे पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा इस बीकर में, इसमें नेगेटिव चार्ज का, एंड द सेल विल गेट पोलराइज्ड। और इस पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा कि देयर विल बी ए EMF opposite to the EMF of the cell will be created. We will be talking about the EMF just now. तो एक EMF क्रिएट हो जाएगी, जो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शंस ऑफ द टू करंट्स विल बी अपोजिट। तो ये जो एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे भी, इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में भी, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इट मिनिमाइजेस polarization of cell, minimizes polarization of cell, सेल की पोलराइजेशन को मिनिमाइज करता है। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड इट रिमूव्स कंप्लीटली पोलराइजेशन, कंप्लीट रिमूवल ऑफ पोलराइजेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो reduces liquid junction potential, reduces liquid junction potential which will otherwise act opposite to the EMF of the cell, that is the electromotive force of the cell, that is the maximum, you can say the difference of electrode potentials। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल है, इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, उनका जो डिफरेंस है उसको हम EMF ऑफ सेल बोलते हैं, जब कोई करंट इस सेल से ना ड्रा किया जाए, मतलब इन्हें ओपन सर्किट। तो ये रिड्यूस करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। बेसिकली ये तीन काम होते हैं आपके सॉल्ट ब्रिज के किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये जो हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, इट इज ए सॉलिड सॉल्ट ब्रिज। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सॉल्ट ब्रिज का काम आप किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी ले सकते हैं, आप एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डाल के भी ले सकते हैं, उस केस में आपको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सॉलिड सॉल्ट ब्रिज है। हम इसको कैसे बनाते हैं, किसी सॉलिड सॉल्ट ब्रिज को, हाउ वी प्रिपेयर द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए वी टेक अप प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, preparation of salt bridge. How we'll prepare the salt bridge? We will take a U-tube. हम एक U-tube लेंगे, and we will be taking an organic compound called agar-agar. We will take agar-agar, and along with this agar-agar we will be taking a salt, and these two substances will be taken in the ratio 3:1, 3 part agar-agar and 1 part your salt. We will be dissolving it, dissolve in water,
बाय हीटिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है टिल गेट ए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, टिल गेट ए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। जब तक हमें ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ना बने मिले तब तक हमने इसको गर्म करके एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाना है। एंड वंस वी गेट दिस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ agar-agar and salt in the ratio 3:1, we will be filling that solution into this U tube। हम इस U tube के अंदर इस सॉल्यूशन को फिल कर देंगे। We will leave it for some time when this solution will get settled into a gelatinous mass। एक gelatinous mass के अंदर सेट हो जाएगा आपका ये सारा का सारा सॉल्यूशन, and you will be getting a jelly over here which contains a salt, and this is your salt base। ये आपका salt base बन गया। एक यहाँ पे gelatinous mass बन जाता है। We plug the two ends। इसको थोड़ा बहुत डैमेज से बचाने के लिए अगर आप चाहें तो प्लग कर सकते हैं कॉटन से, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कॉटन से प्लग कर देते हैं। कभी कभी हम यहाँ से इसको ऊपर से कॉटन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको प्लग कर दीजिए यहाँ से, एंड दिस कैन एक्ट एज ए सॉल्ट बेस। ये हमारा सॉल्ट बेस बन गया। दिस कैन बी यूज्ड एज ए सॉलिड सॉल्ट बेस। नाउ वन थिंग which I would like to discuss, क्या हम इस सॉल्ट ब्रिज में किसी भी साल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं? और देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर ए साल्ट टू बी यूज्ड इन ए सॉल्ट ब्रिज। मतलब कहने का ये है, अगर हम सॉल्ट ब्रिज बनाए तो हमने कहा कि अगर के साथ एक सॉल्ट मिक्स करना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है ट्रांसपेरेंट, उसको फिर U tube में फिल करना है, देन सेटल डाउन इन ए gelatinous mass। तो क्या ये साल्ट कोई भी साल्ट हो सकता है, या इस साल्ट के लिए कुछ कंडीशंस लगती हैं? व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट वी शुड टेक, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर दैट, देन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये जो सॉल्ट हम सेलेक्ट करेंगे, सॉल्ट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज should not react chemically with any of two electrolytic solution, कह लीजिए any of two electrolytic solution। आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं, उनमें से किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं पे सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? सिल्वर का इलेक्ट्रोड, सो दैट विल बी कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट इन विच देयर विल बी सिल्वर आयंस। उसके अंदर क्या होंगे? हमारे सिल्वर आयन होंगे सॉल्यूशन के अंदर। सिल्वर मेटल की रोड होगी, एंड दैट रोड विल बी डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयंस। देन यू शुड नॉट यूज देन chloride salt should not be used। तब हम क्लोराइड के साल्ट को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्लोराइड के साल्ट को? यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट सिल्वर आयंस दे रिएक्ट विद क्लोराइड आयंस टू फॉर्म सॉलिड सिल्वर क्लोराइड। दिस सिल्वर क्लोराइड विल सेटल डाउन एंड इट विल चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपने पहली कंडीशन जो साल्ट हमने यूज करना है सॉल्ट ब्रिज में, उसकी पहली कंडीशन ये है कि उस साल्ट की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी सॉल्यूशन के साथ। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, द सॉल्ट यूज्ड शुड हैव equal transport number of cation and anion। कैटायन और एनायन जो साल्ट के अंदर यूज हो रहे हैं, दे शुड हैव सेम ट्रांसपोर्ट नंबर
T plus should be equal to T minus. If not exactly same, they should be very nearly same to each other. Reason being, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहां पे। ट्रांसपोर्ट नंबर होता है टोटल चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड बाय एन आयन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह एक आयन ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया, वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो बराबर होना चाहिए कैटायन और एनायन का। अदरवाइज होगा क्या, ये कंडीशन क्यों जरूरी है इसको भी समझ लीजिए। जब हम पोलराइजेशन ऑफ सेल को अवॉइड करता है हमारा साल्ट ब्रिज, हमने ये कहा कि हमारा साल्ट ब्रिज पोलराइजेशन ऑफ सेल को अवॉइड करता है। कैसे अवॉइड करता है कि जिस बीकर में आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, दैट इज द राइट हैंड साइड बीकर जो हमने लिखी थी डैनियल सेल में। ये जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं इनको गैल्वेनिक सेल्स बोलते हैं, और जिंक कॉपर के सेल को हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो हमारा क्या हुआ, कॉपर का जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो नेगेटिवली चार्ज हो गया था, और जो हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन हो गई थी ड्यू टू द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो हमारा साल्ट ब्रिज क्या करता है, बेसिकली ये ट्रांसफर करता है चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को इधर से इधर, पॉजिटिव को इधर से इधर, सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। चार्ज को ट्रांसफर करने का मतलब यही है कि उठा के चार्ज को इधर से इधर लाता है या इधर से इधर लाता है। इसके अंदर जो साल्ट होता है वही बैलेंस करता है चार्ज को। जो हमारे साल्ट ब्रिज के अंदर साल्ट है वही आपका साल्ट जो है वो बाय माइग्रेटिंग आयंस इट विल बैलेंस द टू चार्जेस। तो अगर आपके दोनों आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर अलग अलग है, एंड ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ आयन ऑफ कोर्स। तो अगर मान लीजिए इधर आपके पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए नेगेटिव आयन कम आ रहे हैं और इधर पॉजिटिव आयन ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद सेल की पोलराइजेशन तो खत्म नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, पोलराइजेशन बदल जाएगी, इधर वाले नेगेटिव हो जाएंगे उधर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ पोलराइजेशन विल नॉट बी सॉल्व। इसलिए जरूरी है कि जब भी हम साल्ट यूज करें तो हमारे जो साल्ट है वो ऐसे होने चाहिए साल्ट ब्रिज में जिनके कैटायन और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम। So this is about how to prepare salt bridge and what are the functions of salt bridge. You might have noticed कि हमने जितनी देर से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ रहे हैं हमें बार बार सेल ड्रॉ करने की कोशिश करनी जरूरत पड़ती है। अभी भी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, टेक्निकली दैट वुड हैव बीन शोन इन ए सेल ड्रॉ। हमें सेल ड्रॉ करके भी बताना चाहिए था वो, लेकिन बार बार वो सेल ड्रॉ करने में इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग। तो IUPAC हैज फ्रेम्ड सर्टेन रूल्स टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विदाउट ड्राइंग इट। आपने किसी सेल को ड्रा ना करके उसको लिखने का तरीका IUPAC ने बताया हुआ है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम IUPAC की कन्वेंशंस को यूज कर सकते हैं। इसकी जो कन्वेंशन है, पहला रूल जो है इसका वो है that what does this rule says that cathode is always written on the right, anode is always written on left. Anode is always written on left hand side while cathode is written on right hand side. कैथोड को आप हमेशा राइट में लिखेंगे, एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। मतलब अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो हमारा कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो राइट में आएगा और जिंक का इलेक्ट्रोड हमेशा लेफ्ट में आएगा। The two phases, that is metal rod and solution of its ion, and solution of its ion are separated by
ए वर्टिकल लाइन सेपरेटेड बाय ए वर्टिकल लाइन। जैसे मान लीजिए हमने जिंक का अगर इलेक्ट्रोड लिखना है तो हमारी जिंक मेटल की सॉलिड रॉड थी और जिंक आयन का सॉल्यूशन था, तो हम जिंक मेटल रॉड और जिंक आयन को रिप्रेजेंट करेंगे, सेपरेट करेंगे किससे? एक वर्टिकल लाइन से। इसी तरीके से अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लिख रहे हैं तो कॉपर की रॉड को सेपरेट करेंगे कॉपर के आयन से। सिमिलरली सिल्वर का अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड है, सिल्वर की रॉड को सेपरेट करेंगे सिल्वर आयन से। वर्टिकल लाइन से आपने सेपरेट करना है दो फेजेस को। दो फेजेस मतलब एक सॉलिड रॉड है और दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज इफ सॉलिड, जैसा कि हमने डिस्कस किया था वैसा अगर सॉल्ट ब्रिज है सॉलिड, देन रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अगर वो सॉलिड है तो दो पैरेलल लाइन से हम जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन बाय a single line, vertical line, or sometimes it is also drawn by a dotted lines, broken line. The concentration, चौथी जो चीज है इसके अंदर कन्वेंशन है वो ये है, अगर कंसंट्रेशन आपने मेंशन करनी है along with the symbol of the ions, concentration of electrolyte is to be mentioned in parenthesis. Parenthesis will be a bit difficult word for you, so I write brackets along with the symbol. सिंबल के साथ आपने कंसंट्रेशन को पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में लिखना है। हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कल बताया था मैंने आपको, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका जो एनोड होता है, एनोड का जो सॉल्यूशन होता है उसके कंपैरिजन में जो हमारी मेटल रोड होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने एनोडिक हाफ ले रखा है, सिर्फ सेल नहीं बनाया हुआ, सिर्फ एनोड बना रखा है, तो हमने कहा था इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे जिंक के केस के अंदर जिंक जो है ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन बना के सॉल्यूशन में जा रहा है, तो जिंक जब नीचे चलता जाएगा इस सॉल्यूशन में तो यहाँ पे क्या छोड़ता जाएगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपकी मेटल रोड है इट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर जो एनोड है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो साइंस भी आपने रिप्रेजेंट करने हैं ओवर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो प्रॉपर साइंस जो है, प्रॉपर साइन ऑफ चार्जेस आर आल्सो रिटन ऑन एनोड एंड कैथोड। ये हम रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहे हैं सिर्फ उस टाइप में जब आपके जो है सिर्फ इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड यूज होंगे। जब इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके अंदर एक मेटल रोड को हम उसके आयंस के अंदर डिप करते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दैट। जब दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोड्स आएंगे तो वहां पे बता देंगे कैसे करते हैं उसको। तो जैसे मान लीजिए डेनियल सेल को हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? जिंक Zn2+ सॉल्यूशन इसका, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, वी आर यूजिंग द सॉलिड सॉल्ट ब्रिज, देन दिस इज द सॉल्ट ब्रिज।
अब आपके जिंक आयन के साथ साल्ट ब्रिज के साथ क्या चीज कनेक्ट होती थी? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो इधर आपका आएगा क्यूप्रिक आयन कंसंट्रेशन, क्यूप्रिक आयन कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट, देन इट इज कॉपर। सो दिस इज हाउ वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द डेरिवेटिव साइन। इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर आपका प्लस। दिस इज योर डेरिवेटिव साइन। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम एक इलेक्ट्रोड बनाएं यूजिंग सिल्वर कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करके अगर हम सेल बनाएं, सेल को कंस्ट्रक्ट करें, देन हाउ दैट विल बी रिप्रेजेंटेड? इन दैट केस कॉपर एक्ट एज एनोड, सो कॉपर क्यूप्रिक आयन 1 मोलर कंसंट्रेशन, सॉलिड सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर, and then silver plus minus. So this is how we can represent the electrochemical cell. अब हम जहां कहीं भी सेल की बात करेंगे हम ड्रॉ नहीं करेंगे, we will be writing the cell like this. So now a very important topic of this chapter, that is electrode potential, that is electrode potential and standard electrode potential, electrode potential and standard electrode potential. पोटेंशियल क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। सो व्हाट इज मेंट बाय द पोटेंशियल? पोटेंशियल इज द एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए यहां पे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कुछ पॉइंट ए पे, तो वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का अगर हम डिफरेंस दें तो वो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, अगर ये सेल है और हम कोई भी रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसी को ईएमएफ कहेंगे। ये होता क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो मैंने वहां पे बताया उसको जरा एक प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वी आर हैविंग ए मेटल आयन सॉल्यूशन in which a metal rod is dipped। ये हमारी मेटल की रॉड है और इसको हमने डिप किया हुआ है इसके खुद के आयंस के सॉल्यूशन में। जब हम किसी भी मेटल रॉड को उसके खुद के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहां पे एट द इंटरफेस ऑफ द टू, इंटरफेस मींस जहां पे आपका ये सॉलिड मेटल रॉड सॉल्यूशन के साथ मिल रहा है, वहां पर दो टेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। दो टेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, रिमेंबर दैट। वो टेंडेंसीज क्या हैं? द एटम्स प्रेजेंट ऑन दिस मेटल रोड, जो मेटल रोड पे एटम्स पड़े हुए मेटल के, दे हैव ए टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एंड पास इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस। जो ये मेटल की रोड पे मेटल एटम है वो ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जाना चाहेंगे, जबकि जो सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयंस हैं उनकी टेंडेंसी ये होगी कि वो मेटल रोड से इलेक्ट्रॉन ले एंड दे गेट डिपॉजिटेड ओवर द मेटल रोड। तो यहां पे जो आयन पड़े हुए सॉल्यूशन में उनकी टेंडेंसी तो है रिड्यूस होने की, और जो मेटल एटम पड़े हुए मेटल रोड पे उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। आल्दो जब तक हम इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक होगा कुछ नहीं, ना तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ना ये मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
लेकिन इन दो टेंडेंसीज की वजह से होगा क्या, यहां पे इस सरफेस पे आपके जो मेटल सरफेस है इसके ऊपर आपका जहां पे ये कांटेक्ट में है लिक्विड के साथ, वहां पे आपकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अकोमोलेट हो जाएगी मेटल के सरफेस पे, जहां पे ये कांटेक्ट में है मेटल सॉल्यूशन के साथ, वहां पे नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जहां पे ये मेटल आयंस हैं वो इस मेटल रोड के चारों तरफ मतलब यहां पे अकोमोलेट हो जाएंगे इन ए हायर नंबर। तो एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी एट द इंटरफेस ऑफ दीज टू, और देयर विल एग्जिस्ट ए डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स एट द इंटरफेस, देयर एग्जिस्ट ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी ऑन द metal rod and the solution in touch with it, immediate in touch with it in at the interface, that is different, so there is a electrical difference, potential difference, and that is the electrode potential of this electrode। पैदा कैसे हुआ ये, because of these two tendencies। तो अगर सीधे शब्दों में हम इसको डिफाइन करें कि what is electrode potential, so we define the electrode potential as the tendency to lose इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, और गेन इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम किस टेंडेंसी को मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा वेदर इट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और द रिडक्शन पोटेंशियल। जब हमारी इस इलेक्ट्रोड के अंदर यूज होने वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन हो, मेटल रोड सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन वैसे ही सॉलिड्स की कंसंट्रेशन हम क्या मानते हैं 1 मोलर। अगर इस इलेक्ट्रोड में कोई गैस यूज हो रही है तो उसका प्रेशर अगर 1 बार हो, मतलब मोलर कंसंट्रेशन सबकी 1 हो जाए, तो गैस के केस में कंसंट्रेशन का मेजर प्रेशर है, तो प्रेशर 1 बार हो जाए अगर गैस यूज हो रही है, अदरवाइज कंसंट्रेशन 1 यूनिट हो जाए। तो अंडर दीज कंडीशंस जो कुछ भी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट विल बी कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड व्हाट आर दोस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, that the concentration of the solution used should be 1 molar, temperature should be 298 Kelvin, and if some gas is used its pressure should be 1 bar। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है that is denoted by E naught, और ये मान के चलना है until and unless mentioned, जब तक के बताया ना जाए। IUPAC की कन्वेंशन के हिसाब से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमें ये ना बताया जाए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सिर्फ ये लिख दिया जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज दिस, इट मींस दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज पर द लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स। नाउ व्हेन वी कंस्ट्रक्ट ए सेल, Now I am talking about the EMF of cell, वो भी मैं आपको यही बताता हुआ चलूंगा, फिर आगे इसकी दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। मान लीजिए हमारे पास डैनियल सेल है, जिंक स्टैंडर्ड स्टेट पे है,
Then what is the EMF of cell? EMF of cell. EMF means electromotive force. Electromotive force. ये क्या है? अगर हमारे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हम लें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, if we write it like this, then what is the EMF of cell, electromotive force of cell? That is E cell, that is equal to E0 copper minus E0 zinc when no current is being drawn from the cell. जब हम सेल में से कोई करंट ड्रॉ ना करें, मतलब ओपन सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करें और रेजिस्टेंस जीरो माने कनेक्टिंग वायर्स का भी, तब जाके जो आपका कोई भी करंट विड्रॉ नहीं होना चाहिए, करंट यूज नहीं होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस आ गया सर्किट में तो करंट यूज होगा ही होगा। तो उस केस में दैट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, और उसी को हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। सो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the, or maximum potential difference means maximum difference of electrode potentials of two electrodes when no current is being drawn from the cell. Cell is in the open circuit. तो ये हमारा E सेल है। इसको हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जनरल रिलेशन है कि किसी भी सेल का E सेल that is always written as E0 right minus E0 left, क्योंकि राइट पे हमारा कैथोड होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है। इसको E0 राइट माइनस E0 L भी लिखते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड भी लिखते हैं। सो दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। सो आई थिंक वी विल प्रोसीड विद द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टुमारो। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, if you found the content helpful, then kindly share this video with your friends. Also, don't forget to like and subscribe. Happy learning!